अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और मैं हूं शराज भट्ट। तो जी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता है मैं हमेशा कहती हूं कि कोशिश करें जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत ही मुश्किल में या परेशानी में गुजर रहा हो उसको आसान कर। और वैसे भी फातिमा, ये स्माइल जो है, एक मुस्कुराहट जो है, ये सदका जारिया है और इसी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप शराज, और लाजमी तौर पे ज़रूरी होता है कि जितना आप अच्छे रहोगे उतना ही अल्लाह ताला जो है आपकी ज़िंदगी में बरकत और रहमत जो है उसका इजाफा कर देंगे। तो जी सबसे पहले बात करते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्रीज। बारिश के अमकानात 40% है, यानी कि हो सकता है कि आज के दिन के थ्रू आउट हमें बारिश देखने को मिले। लेकिन शहराज, क्योंकि आपको पता है कि बारिश की प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन फैसलाबाद का मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल होता है कि कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, और अगर हो भी जाती है बारिश तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फोरकास्ट में बारिश है। आज लोगों को उम्मीद दिलाएं थोड़ी सी कि आज बारिश हो सकती है, तैयार रहें इस हवाले से। बिल्कुल शराज, और लाजमी तौर पे आपको पता है शराज, हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी 41 की और स्पेशली हमारी मॉर्निंग शो की जो टीम है उनमें से अगर कभी भी किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे होती है तो वो तो हमने सेलिब्रेट उनके साथ करनी है। बिल्कुल। इसी तरह से आपको बताएं कि आज हमारे कैमरामैन नईम सलीम है, उनकी बेटी जो कि 1 साल की हो चुकी है, मधा, उसकी सालगिरह है आज। और इस मौके पर फैसलाबाद में खास तौर पर सिटी 41 की जानिब से, जो कि फैसलाबाद का रीजनल चैनल है, पूरी टीम की तरफ से हम मधा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और मधा, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला कि मधा का मतलब होता है तारीफ, और आई थिंक बहुत ही खूबसूरत नाम है। और लाजमी तौर पे हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला मधा और ऑफ कोर्स हमारी जो टीम मेंबर हैं उनकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां। बिल्कुल, बेटियां जो होती है रहमत होती है। इसी हवाले से मधा की एक बाकायदा वीडियो भी हमने बड़ी तरतीब दी है, मुलाहिजा कीजिएगा। माशाल्लाह, शी इज वेरी क्यूट। सो अडोरेबल। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दें, और आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आपकी जो भी ख्वाहिशात हों, जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहो, अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा जो है कामयाब करे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे। बिल्कुल शराज, और आपको पता है शराज के हमारी कोशिश होती है सिटी एट 10 में कि जो भी फैसलाबाद से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जरूर कवर करें, और आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्थ की गई थी जिसके अंदर बात की गई स्कूलों के हवाले से। आपको पता है कि इस हफ्ते के शुरू में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद स्कूल मालिकान का कहना है कि किस बुनियाद पर स्कूलों को दोबारा बंद किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा SOPs स्कूल्स में ही फॉलो की जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स स्कूल से जुड़े जितने भी रिलेटेड शोबे होते हैं, वो चाहे फिर दुकानदार हों जहां पे बुक्स आप खरीदते हैं, चाहे टीचर्स हों, चाहे और स्टाफ मेंबर्स हों, सब जो है इम्पैक्ट होते हैं। और स्टूडेंट्स इटसेल्फ शराज बहुत देखिए, आप 2-2.5 साल के अंदर जितना नुकसान पढ़ाई का हुआ है, किसी सेक्टर का इतना नुकसान नहीं। और बाहर आप सड़कों पर अभी भी निकल के देखें, आपको अच्छा खासा रश नजर आता है। तो स्कूल्स के अंदर तो बाकायदा SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बच्चों को जो है वो बाकायदा सैनिटाइज करके क्लासरूम में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बिठाया जाता है। तो वहां पर तो बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई का मजीद हर्ज नहीं होना चाहिए। बच्चों की रूटीन खराब हो रही है, सोने जागने का कुछ पता नहीं है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वो खुसूसी तौर पर एजुकेशन को तवज्जो देते हुए स्कूल्स को दोबारा से बहाल करना चाहिए, मेरी शराज। और आप अग्री करोगे मेरे साथ कि बच्चे आजकल ज्यादातर किताबों के साथ नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स के साथ नजर आते हैं, और बिल्कुल एक आदत और एक रूटीन जो आपकी बिल्ड होती है, स्पेशली जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जो कि क्लास 2 से लेकर 4-5 क्लास तक के बच्चे हैं, जिनकी एक रूटीन बिल्डअप होती है, एक आपका डिसिप्लिन बिल्डअप होता है, और वो डिसिप्लिन जो है बिल्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्कूल कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, और बड़ी क्लासों के बच्चे भी बड़े सफर कर रहे हैं। और शराज, इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जो हैं उनको इनवाइट किया है, और मैं चाहूंगी अगर आप जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद आफ्ताब ने, जो कि डायरेक्टर नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन है। सर, आपको वेलकम कहते हैं, वेरी वार्म वेलकम। उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू की शुरुआत सईद साहब आपसे करना चाहूंगा। एजुकेशन पे बात कर रहे थे, फातिमा ने बताया कि
कितना नुकसान बच्चों का हो चुका है। 2-2.5 साल से बच्चों की रूटीन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। वो रात को लेट नाइट सोते हैं, देर से जागते हैं, नाश्ता खाना पीना रहना सहना सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और वाज़ेह बात की है, लेकिन इससे पहले कि मैं बात जारी रखूं, मैं सिटी 41 का मॉर्निंग शो का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं नाफे का मौक़िफ़ जो है वो रख सकूं और तालीम पे बात हो। असल में तो बात तालीम पे ही होनी चाहिए। तालीम से ही सारे रिश्ते जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर हम तालीम को माशरे से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि बाकी कुछ नहीं बचता और फिर वो जंगल वाली सूरत हाल बचती है। और अब अगर हम देखें तो ऐसा ही है। तालीम जो है एक हैवान नातिक को जो है एक अशरफुल मखलूक़ात में तब्दील करती है। खूबसूरत बात। यानी नातिक तो है, बात तो कर सकता है, लेकिन हैवानियत उसके अंदर है। उसको फरिश्तों से ऊपर ले जाने वाली जो चीज़ है वो तालीम है। और जितना हम देखें अंबिया किराम को या अपनी किसी भी मज़हब की एथिक्स को देखें या उसकी एथियोलॉजी को देखें तो हम देखते हैं कि उसकी बुनियाद इल्म है। अगर इल्म को, तालीम को निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि बाकी कुछ नहीं बचता। और इल्म से ही तरक्की है, इल्म ही से इंसान बनता है, इल्म ही से माशरा संवरता है, इल्म ही से जो है टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में आगे बढ़ता है। तो क्या समझते हैं कि लॉकडाउन प्रोलॉन्ग होना चाहिए कि अब बहुत हो गया, वी आर डन विद द लॉकडाउन, अब तालीमी इदारों को किसी न किसी तरीके से बहाल कर देना चाहिए? ऑनलाइन स्टडीज बहुत हो चुकी। लॉकडाउन, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हुकूमत को क्या सूझी है जब जिंदगी का हर शोबा जो है ओपन है। अगर आप देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि सड़कों पे कितना रश है। आप सड़कों को छोड़ें, आप किसी इदारे में चले जाएं, हुकूमत के किसी इदारे में चले जाएं, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, आपको बेहंगम और बेतरतीब लोगों का हुजूम नजर आएगा। आप यहां स्टेट बैंक के पीछे रजिस्ट्री ब्रांच में चले जाएं, वहां आप देखें कि बंदे से बंदा इस तरह खड़ा हुआ है कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं। वहां कोरोना या वायरस या ये चीजें नहीं है। ये सिर्फ अगर रिट चलती है हुकूमत की बात चलती है, बस चलता है तो सिर्फ तालीमी इदारों पे चलता है या फिर मैरिज हॉल्स पे चलता है। हाँ, मैरिज हॉल। अब चले उन्होंने कुछ गाड़ियां जो ट्रैफिक वगैरह भी कुछ जाम की है इस दफा। लेकिन मसला ये है कि अगर यही वजह है तो फिर हुकूमत अपने सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको मुअत्तल कर दे, मुकम्मल लॉकडाउन करे कि वायरस को कंट्रोल करने के बाद ओपन कर दे। लेकिन इंतहाई नामाकूल बात की मुराद रास ने, हमारे वजीर तालीम ने, जितना इसको कंडेम किया जाए मैं समझता हूं ये कम होगा। कि उसने कहा कि हमारी रिट जो है आसानी से यहां कायम हो जाती है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की उसने। कितनी नामाकूलियत है। ऐसे पढ़े लिखे बंदे से ये तवक्को की जा सकती है कि वो ये बात करेगा? यानी आपकी रिट अपने स्कूलों में भी नहीं चलती। दानिश स्कूल मियां वाली में क्या हुआ आपको पता है कि प्रिंसिपल ने अमले को यरगमाल बना लिया। बिल्कुल सही कहा है कि स्कूल्स बंद होने से बहुत शराज नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा। और डेफिनेटली आई थिंक एसओपी जब फॉलो हो रही हो जहांगीर, तो क्या ये सोचा जा सकता है कि स्कूल जो हैं वो अब खोले जा सकें? और एसओपी क्योंकि फॉलो हो रही हैं और गवर्नमेंट जब भी कुछ करती है, मैं ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जब भी कोई फैसला लेती है तो हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए लेती है। चाहे ऑब्वियसली क्योंकि हर चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा सकता, लेकिन हमेशा कोई भी फैसला जब गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है तो हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए ही किया जाता है। तो जहांगीर, मैं चाहूँगी आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा, इसमें हुकूमत जो है वो ये सही बात कही कि सबसे ज़्यादा रेट उनकी जो है वो तालीमी इदारों पर चलती है और प्राइवेट सेक्टर जो है उस हवाले से। और जब भी लॉकडाउन हुआ सबसे पहले तालीमी इदारों का नाम आया। और इस 2 साल के तकरीबन अरसा में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है, जो कि तालीमी नुकसान है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसका जो 2 साल का गैप मोबाइल फोन पे जहांगीर नजर आते हैं और मेरा ख्याल है वो एक तरह से एक जो डिसिप्लिन बिल्ड होता है बच्चों के अंदर छोटी उम्र से, वो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अच्छा, आप देखें, कोविड से पहले चले जाएं तो हमारे तालीमी इदारों में लिखा होता था कि जनाब मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड, कि तालीमी इदारों में मोबाइल फोन का कोई काम नहीं है। आप इसको घर छोड़ के आएँ, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे सिर्फ टीचर से होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर आएँ, घर वाले आपको स्कूल ड्रॉप कर दें और बाद में पिक कर लें, इस दौरान आपको मोबाइल फोन की 3G की, 4G की, 5G की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाना है टीचर ने।
फिजिकल इंटरेक्शन था, क्लासेस थी और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में ऐसी सूरत हाल हुई कि हमने खुद बच्चों को मोबाइल थमा दिए और मजबूरी बन गई कि ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, उस पे भी जहांगीर मैं यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि उस मोबाइल फोन पर लेक्चर्स लेते हुए भी बच्चों की तवज्जो पूरी वहां पर नहीं होती है। कॉलेज स्टूडेंट्स जो खास तौर पर पढ़ रहे होते हैं वो लेक्चर्स तो ले रहे होते हैं, ध्यान उनका कहीं और होता है, वो चैट अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, अंदाजा करें कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने तो ऐसा अपना फिनोमेना बनाया है कि सिर्फ टीचर जो है उसकी वीडियो आ रही होती है और ऑडियंस जो है वो सिर्फ ऑडियो में उनके साथ इन टच होती है। उसमें क्या होता है, जिस तरह एक चैट रूम होता है उसमें टीचर आ गया, एंट्री डाल दी अपनी बतौर वीडियो लेक्चर। अच्छा, ऑडियंस जो है ना वो मुझे पासवर्ड को ही दे दे तो मैं उसकी जगह अटेंडेंस लगा दूंगा। यानी हाजिरियां लग रही हैं, हाजिरियां लग रही हैं टीचर्स की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से। नहीं, टीचर की तो मजबूरी है ना कि वो वीडियो में सामने आ रहा है, वीडियो लेक्चर दे रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है। टीचर की मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी, उसने बोलना है, अगला सुनने वाला हो या ना हो। ऑडियंस में जो 50 अटेंडेंस लगी हुई है, ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि स्टूडेंट बैठा है या उसने किसी प्रॉक्सी वाले को दे दिया है कि जनाब मेरी अटेंडेंस लगा दो। अब सबसे मसला यही स्टूडेंट को होता है कि जनाब मेरी अटेंडेंस लगती रहे। और ऑनलाइन एग्जाम में आपको भी पता है कि सब मिलके बैठ के एक जगह पे लैपटॉप रख के या इकट्ठे, इवन ऐसी मैंने बातें सुनी है कि कॉलेजेस वाले खुद अपनी कंप्यूटर लैब में पेपर दिलवा रहे होते हैं ऑनलाइन। टीचर जो है वो स्लाइड्स सामने अपने स्क्रीन पे दिखा दे और जनाब वहाँ पे करते जाएं। अब इतनी ज़्यादा सहूलियात ऑनलाइन में, तो आपको चीटिंग तो इतनी आसान हो गई है ऑनलाइन में, तो इसलिए सब स्टूडेंट ने, हमने देखा कि लॉकडाउन में प्रोटेस्ट हुए कि जनाब हमने फिजिकल एग्जाम नहीं देने, हमसे ऑनलाइन एग्जाम लें, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स ने और चाहते हैं हमें डिग्रियां मिल जाएं। और इस दौरान जितनी भी डिग्रियां मिली हैं वो सारी मशकूक ही हैं उनके नताइज कि जनाब वो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं और सबको पता है कि ऑनलाइन में कितनी चीटिंग हुई है, क्या हुआ है। तो इसलिए ये बहुत डाउटफुल पीरियड है बच्चों के लिए। लेकिन क्या ये बच्चों के लिए अनफेयर नहीं है? अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर आया है, ना सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ स्कूल, बल्कि हर चीज़ जो है, हर सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो डिग्रियों वाली चीज़ है, क्योंकि अगर सोचें अगर हम इस वक्त में स्कूल में होते, यूनिवर्सिटी में होते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी इस एक्सपीरियंस से गुजरना। तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं हुआ। हाँ, बच्चों का तो वाकई कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ जो इसमें मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि बच्चों को एक्सेस नहीं है इन चीज़ों की। यानी आप ऑनलाइन तो कर दें, लेकिन बच्चों के पास ये सहूलियात नहीं है, बच्चे इससे कैसे मुस्तफ़ीद होंगे? जैसे जहांगीर भाई ने बात की, और ये ऐसा वाकई है। आप तो ये तलबा की बात कर रहे हैं ना, अब ये जो ट्रेनिंग हुई है SNC की, अब मैं इसका खुद मैंने इसका गवाह हूँ, मैं देखे हैं। और ज़ाहिर बात है हमारा टीचर्स कम्युनिटी से रिलेशन है। जो पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो कहते हैं जी हमें तो लाजमी है कि हमने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी, वरना मजबूरी है। तो वो सुबह ऑन करके मोबाइल को साइड पे रख देते हैं और सारा दिन अपना काम कर रहे हैं। वो 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होनी है, तो वो मोबाइल चलता रहा और उन्हें पता नहीं क्या, बस टाइम पूरा हो गया तो मौजूद हैं भाई, उनका मोबाइल ऑन है, वो लिंक उनका ओपन है, तो शो हो रहा है। तो ये जो जिन्होंने इस चीज़ को रोकना है वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो तलबा तो बेचारे नासमझ हैं। टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो टारगेट हिट कर सकें थ्रू मोबाइल फोन या ऑनलाइन। बिल्कुल आप फिजिकली इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग से स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा सीखते हैं, और हमने क्लास में देखा है कि जो बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, टीचर से कोई चीज क्लियर नहीं हुई वो पूछता है, फिर टीचर व्हाइट बोर्ड पर समझाता है। तो जहांगीर ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हमारे यहाँ वैसे फिजिकली ही क्लासरूम में इस चीज को जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता कि टीचर से ज्यादा सवाल किए जाएं। तो ऑनलाइन में तो वो चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। अब क्लास में पता होता है टीचर का रौब दबदबा है, जनाब क्लास में किसी ने पूछा तो जनाब ये बच्चा तो नजरों में कल इससे ही सबक सुना जाएगा सबसे पहले। तो हमारे यहाँ ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस बात की हौसला शिकनी करनी चाहिए कि बच्चों को सवाल करने से रोका जाता है या उन्हें दबाया जाता है। और जब ऑनलाइन पे आ जाएं, अगर कुछ क्लेम करते हैं कि जनाब हम ऑनलाइन क्लास ऐसी रहते हैं कि कोई भी बच्चा बजर दबा के अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है, लेकिन जो बच्चा क्लास में फिजिकली क्वेश्चन नहीं कर सकता वो ऑनलाइन कैसे हिम्मत करेगा कि वो बिल्कुल साइलेंटली बैठा रहेगा। और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट क्लास में पैसिव होते हैं, अगर कहें कि क्लास में 30-40% पैसिव स्टूडेंट होते हैं, तो ऑनलाइन में जाके मेरा ख्याल है कि 60-70% स्टूडेंट पैसिव हो गए हैं, वो सुनते ही नहीं है जिस तरह बता रहे हैं। अच्छा, कुछ उड़ती खबरें फातिमा ये भी आ रही हैं, कुछ सुनने में आया, आप इसकी तस्दीक करें, आप तो एजुकेशन की बीट को देख रहे हैं,
कि सुनने में आया कि जो ये खास तौर पर स्कूल्स बंद किए गए हैं, स्टूडेंट्स को भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए बंद किए गए, क्या इसमें कितनी कुछ सदाकत है? अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से वैक्सीनेशन का काफ़ी पहले से ये इन्होंने बात की हुई है, और पहले इन्होंने कहा था कि 18 साल, फिर 17 साल, और अब 12 साल की भी बातें सुनने में आ रही हैं कि 12 साल से ज़ायद जितने भी लोग हैं उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन 2 हिस्सों में डिवाइड है, 18 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा। 50% लोग वो हैं जो 18 साल से ज़्यादा हैं, और 50% वो हैं जो 18 साल से नीचे। तो इनका पहला वाला तो पर्पज़ वो हो गया कि जनाब अगर हम 18 साल से ऊपर को लगाएंगे तो फिर तो 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो वैसे ही इग्नोर हो जाएगी वैक्सीनेशन से। इसलिए इन्होंने उसकी स्लॉट उठा के 12 पे ले आए हैं, ताकि एक उसका हैवी पार्ट जो है वो 50% में इन्वॉल्व होकर और वैक्सीनेशन जो है वो 60-70 तक या 80 तक पहुंच जाए। लेकिन अलमिया यह है हमारी सोसाइटी का कि हमारे यहाँ आपको भी पता है कि ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है, और विलिंगली लोग बहुत कम है जो लगवाना चाहते हो। और स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में भी अक्सरियत वो है जो नहीं लगवाना चाहते। और हमारे यहाँ मिथ्स ऐसी चली हैं, तो उसमें भी फीमेल की अगर बात करें जो 50% क्लेम किया जाता है या 51% क्लेम किया जाता है, तो वो स्टूडेंट भी नहीं लगवाना चाहते। और इसी तरह से मेल स्टूडेंट भी अक्सर हैं जिनको है कि जनाब कई मिथ्स आई हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप विलिंगली लोगों को कहें कि आप वो लगवाएं। ये ज़बरदस्ती वाली जो बात है, इन्होंने ये एक प्लान बनाया था कि जनाब हम स्कूल्स में भेजेंगे मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स, और वो स्कूल में जनाब जो बच्चा निकलेगा उस एज का। अच्छा जहांगीर, जो मैंने सुना है कि स्कूल्स में और एग्जामिनेशंस के अंदर स्पेशली बच्चों को तब तक बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा लेते हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? अच्छा, अभी तक ये बात है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली 9th के एग्जाम खत्म हुए हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम गुजर चुके हैं, उस पर तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एज 18 साल से क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट अब खुद कह रही है कि 18 साल से ऊपर वालों पर तो ज़्यादा सख्तियाँ हैं, बाहर भी सख्तियाँ हैं। कभी आपको पता चलता है कि जनाब सिम आपकी ब्लॉक हो जाएगी, कभी आपको पता चलता है आप सफ़र नहीं कर सकेंगे, कभी आपको पता चलता है आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं। जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर सईद आफ्ताब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी ऑफकोर्स, क्योंकि आज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शराज, कि इस सारी सिचुएशन का कोविड की वजह से जहाँ पे स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट हुआ है, स्कूल बंद होने की वजह से स्कूलों पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, टीचर्स पर, स्टाफ मेंबर्स पर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे होते हैं शराज जो कि रेंट पर होती हैं, जो बिल्डिंग्स, और बिल्कुल मंथ बाय मंथ चीज़ें चल रही होती हैं। एक सिस्टम होता है कि आपको स्कूल की फीस आ रही है और उसके बाद आप आगे पैसे दे रहे हैं। तो जहाँ पे स्कूल बंद है, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं या उस ड्यूरेशन में वो अटेंड नहीं कर रहे हैं या फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर क्या असर पड़ा है और स्टाफ पर क्या असर पड़ा है। मैं चाहूँगी अगर आफ्ताब साहब आप इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारी आवाम के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर और स्टाफ मेंबर्स पर क्या असर पड़ा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है ना कोविड का, तो इदारों ने कुछ प्रोटेस्ट किया कि नहीं होना चाहिए, कोई पैसों फीस के तहत काम चलना चाहिए। तो जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ऑफिशियल्स हैं हमारी हुकूमत के, उन्होंने कहा कि ये एक माफिया है, यानी इदारे और स्कूल जो है एक बहुत बड़ा माफिया है। और यहाँ तक कि जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि इतने स्टूडेंट हैं, इतने पैसे हैं, इनको तो पैसे इनके आ रहे हैं। और यानी असल में जो तैराकी कर रहा होता है या ड्राइविंग कर रहा होता है, उसे पता होता है कि क्या मसाइल हैं। एक बंदा एसी में बैठा हुआ है, बाहर की एजुकेशन है, उसे यहाँ की ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। वो समझता है कि जितनी फीस लिखी हुई है, ये तो लाखों रुपए स्कूल वाले इकट्ठे करके ले जा रहे हैं। अब जो इस सूरत हाल को हम देखें तो हम तो ये समझते हैं कि माफिया, थोड़ा सा और अगर हम जायज़ा ले लें, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना लोड उठा रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो 40% से 45% स्टूडेंट जो है इस वक्त जो ऑन दी रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, अगर हम उसको भी शामिल कर लें तो 50% से ज़्यादा है। लेकिन जो रिकॉर्ड के मुताबिक है वो 45% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है
और बाकी जो है वो गवर्नमेंट है, और 30% तो स्कूल आ ही नहीं रहे। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल में जैसे उन्होंने सवाल किया, जो तालीमी इदारे हैं, रेंट की भी बात हुई, और जो अखराजात हैं, वो पाकिस्तान में लाखों बल्कि 20 लाख के करीब तालीमी इदारे हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मिला के। जो हमारे पास डाटा है नाफे के पास, क्योंकि नाफे का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, एग्जैक्टली। तो हमारे पास इतने इदारे हैं जिनमें से 10,000 ऐसे जो हैं टोटली बंद हो गए। यानी कितना लॉस है आप देखें, अगर एक इदारे में 200 स्टूडेंट भी है, यानी वो 10,000 हैं जो अपना स्कूल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद करके कोई मुतबादल कारोबार शुरू कर चुके। ये 2 लाख स्टूडेंट जो हैं, अगर आप इसको हिसाब लगा लें, लाख ही लगा लें, अगर लाख स्टूडेंट जो है बिल्कुल ऑफ हो गया एजुकेशन से, तो उसका क्या कसूर है? यानी ये भी हमारा बच्चा है, और जो गवर्नमेंट के इदारों में है उसमें भी हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, हमारे कौम का सरमाया है, पाकिस्तान का एसेट है। बिल्कुल, जिससे शुरू में आपने बात की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कि एजुकेशन कितनी जरूरी है, तालीम कितनी जरूरी है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र उसकी तालीम की होती है कि उसको किस तरह से पढ़ाना है, इसकी तरबियत कैसे करनी है, इसी से बनता है। इसका उस्ताद कौन होगा, कौन सा स्कूल होगा। स्कूल का चुनाव करते हुए वो 10 से 15 दिन लगा देते हैं, जब वो सोच रहे होते हैं बच्चे को दाखिल करवाने पूरा सर्वे होता है, इसका पूरा सर्वे किया जाता है, स्कूल्स का विजिट करते हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो जहांगीर इस पे बात, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना जी जरूर। ये जो आपने टीचर्स और इनकी बात की, जी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो तनख्वाहें मिलती रही हैं, इसके बावजूद जो हमारे भाई हैं, वो, हम ये नहीं कह रहे कि वो ना करें बिजनेस, लेकिन तालीम तो, स्कूल तो बंद है, उन्होंने अपने पार्ट टाइम बिजनेस भी किए, यानी डबल अर्निंग की। जो प्राइवेट सेक्टर का टीचर है उसने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उसे कहीं 50%, कहीं 30% और कहीं 0%, यानी उसको पे जो दे वो दी गई। और आप देखें कि जिनके घर का सर्कल, बाकी सारी चीज़ें इस पे चल रही थी, उनका क्या हुआ। हुकूमत ने सारे शोबों की इमदाद की, ज़ुबानी की या जिस तरह भी की, तालीमी इदारों के लिए उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम जो है वो मदद करेंगे, लोन देंगे सूद के बगैर, लेकिन कोई उसमें पेशरफ नहीं। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मजलूम सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है, कि जिस पे सारा दबाव भी चला है, जिसका जो टीचर्स हैं वो भी मुतासर हुए हैं, जिसके तलबा भी मुतासर हुए हैं, और इदारे भी जो हैं वॉश आउट हो गए। चलें, अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फातिमा कि अब हम ये जान सकें कि स्कूल्स खुलने कब है। तो जहांगीर कुछ खबर दे दें, ये क्या प्रोलॉन्ग तो नहीं हो जाएगा वो लॉकडाउन? अच्छा, आज एनसीओसी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा, और इसमें वही बात कि ये हमेशा ही डाउटफुल रहती है गवर्नमेंट, इनके अचानक फैसले होते हैं, और आपको भी पता है कि मोस्टली इनके फैसले इवनिंग में या लेट नाइट आते हैं। जी जी, मतलब अगर कल को आप स्कूल जाने का प्लान बना के बैठे होते हैं तो इनका कोई पता नहीं, रात को 10 बजे अनाउंस कर दें कल छुट्टी है, और अगले दिन की खबर मिल जाती है आपकी। हाँ, और हो सकता है कि छुट्टी का हो और रात को अनाउंस कर दे कि कल से खुल रहे हैं। तो इनकी इतनी अनसर्टेन है, और बिल्कुल कोई मुशावरत स्टेक होल्डर से नहीं। मीडिया पे भी एक पोस्ट शराज, आई थिंक आपने भी शायद देखी हो, वायरल हुई थी कि 3 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दी गई है, जबकि अनाउंसमेंट मतलब 1 हफ्ते की अभी तक 1 हफ्ते की है, 6 से 11 सिर्फ ट्वीट करते हैं। हाँ, और ये बंद भी करने के है लिए कि इस गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो सोशल मीडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, और इनके नोटिफिकेशन आता है कई घंटों बाद या कई दिनों बाद या इवन कई महीनों बाद, और इनका ट्वीट आ जाता है जनाब फौरी तौर पर कि ट्वीट। और अच्छा, किसी भी आप सीईओ एजुकेशन से बात कर लें, डायरेक्टर कॉलेज से बात करें, वो कह रहे हैं हम ट्वीट को नहीं शायद मानते। यही वजह है कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो ओनर हैं, स्कूल्स ओनर, वो एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे होते हैं क्या स्कूल खुले रखने कल या बंद रखने। दे आर नॉट श्योर। हाँ, इवन सीईओ एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस, इनको श्योर नहीं होता। वो कहते हैं हम ट्वीट पे स्कूल बंद करने का कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हमें महकमाना नोटिफिकेशन नहीं आएगा सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब की तरफ से, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब की तरफ से, या इसी तरह जो मुतलका कंसर्न अथॉरिटीज है। अब ये मिनिस्टर साहब तो अपना वो एक ट्वीट करके समझते मैंने जनाब अपना काम तमाम कर दिया। पहले लॉकडाउन के बाद जब इन्होंने फीसों में कमी की तो इसी तरह एक ट्वीट के जरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को कह दिया गया कि जनाब स्कूल्स में 20% जो फीसें हैं वो कम कर दी गई हैं, और कोई नोटिफिकेशन, कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज नहीं थी। इवन
हाँ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम 20% इनको कहें कि फीसें कम करें। प्राइवेट स्कूल फुली अथॉरिटी हैं, वो फीसों के मामले में आज़ाद हैं, उनको नहीं कहा जा सकता। उसके बाद इन्होंने कानून साजी की, असेंबली से बिल पास करवाया और ये पाबंदी लगाने का इख्तियार जो है डिप्टी कमिश्नर तक को मुंतकिल कर दिया और कहा कि डिप्टी कमिश्नर आइंदा से सरबराह होंगे प्राइवेट स्कूल्स की अथॉरिटी के हवाले से। अब देखिए कितना बड़ा फैसला इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए ऐलान को बचाने के लिए कर दिया कि कानून साजी भी करवा दी और इस प्रोसेस को 2 माह लगे। और जो ऐलान इन्होंने किया था 20% का, वो 2 माह पेरेंट्स का और स्कूल वालों का क्लैश ही रहा कि हमें 20% दें। स्कूल वाले कहते थे कोई ब्लैक एंड व्हाइट में हमें नोटिफिकेशन दिखा चलें, अब पेरेंट्स को ये बता दें कि स्कूल खुलेंगे, किताबें जो हैं वो बच्चों की बैग में रखें या खोल के रख दें और बच्चों को तैयार कर दें 1 महीने की छुट्टी के लिए। स्कूल खुलेंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं खुलेंगे। स्कूल तो 11 के बाद बंद होंगे ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल जी, ये तो डेफिनेट है। और ये आप लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी आप लोगों ने ये चीज बड़ी वाज़ेह की थी कि स्कूलों को खोलना ही चाहिए। खोलना ही चाहिए, ये ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर हम इसका जहांगीर भाई देखें तो कोई भी चीज़ बंद नहीं है तो स्कूल क्यों बंद है। फिर हम इसका मतलब मार्केट में आके स्कूल लगा लें, हम बाज़ारों में पार्क्स में क्लासेस लगाएं, हम इदारों को कह दें कि आप बाहर आ जाएं और बाहर क्लास भी, स्कूल तो बंद है तो बाकी सब बाहर तो सारी चीज़ें खुली हैं ना। तो ये हमारे पास 2-4 प्लान हैं। इंशाल्लाह अगर ये 11 से आज की हमें 100% उम्मीद है और अथॉरिटीज़ ने हमें ये यकीन भी दिलाया कि इससे आगे नहीं जाएगा मामला, लेकिन अगर जाता है तो फिर जाहिर बात है कि हम इसको बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसलाबाद में 6000 स्कूल हैं प्राइवेट जो रजिस्टर्ड और वैसे जो चल रहे हैं, जो हमारे पास जिसका डाटा है, 6000 में से मोस्टली जो इस बात पे तैयार हैं कि जैसे आप कहेंगे हम ऐसे करेंगे। अच्छा, जो एसोसिएशंस हैं स्कूल्स के साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम स्टूडेंट्स थे आई थिंक आधी से ज्यादा आपकी लर्निंग जो है वो जिस तरह से कहा जाता है वो आपकी क्लासरूम में नहीं होती है, बल्कि आपकी प्ले ग्राउंड में होती है और उस एनवायरनमेंट में होने से होती है। कितना अग्री करते हो? एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। इस पे आप कमेंट भी कीजिएगा। नहीं, ये तो मजाक वाली बात है ना। देखिए, प्ले ग्राउंड तो बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी है, वो उससे इंजॉय करें, अपनी एंटरटेन करें। और बच्चे पढ़ाई को ज़रा थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए पार्क्स में तो नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर बात है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली हमें तो कोई स्टेप उठाना है ना, या फिर हम जितने इनके इदारे हैं, ये डीसीओ है, बाकी हैं, इनके सामने बच्चों को ले आते हैं, जिला काउंसिल के सामने। 50% स्ट्रेंथ के साथ जो क्लासेस का मामला है जहाँ पे, तो वो फॉलो किया जा रहा है स्कूलों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह 50% और अल्टरनेटिव डेज पे, फिर सैनिटाइजेशन बच्चों की जैसे ही एंटर होते हैं स्कूल में, मास्क और डिस्टेंस क्लास। मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल देखा है और स्कूल्स में सिर्फ माय वाइफ इज अ टीचर एज वेल, तो मैंने ये स्ट्रिक्ट रूल देखा है। मेरी बेटी जाती है, अल्टरनेट डेज पे जाती है, और जब वो जाती है वो उसको मास्क प्रॉपर तरीके से, उसके बैग में छोटा सैनिटाइजर होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, बेटा आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्लासरूम में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बैठना है। ब्रेक होती है तो ब्रेक में भी आपने मुझे बताना कोई चीज़ चाहिए तो आपको वहाँ पे आपके क्लासरूम में पहुँचेगी। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स, जब एक स्कूल के अंदर 4 दीवारी के अंदर आप लारी अड्डे चले जाएं, आप देखें वहाँ पे किस तरह से एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप किसी बस स्टैंड के ऊपर चले जाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देख लें लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरह से चढ़े हुए हैं। 8 बाजारों के अंदर चले जाएं, छोड़ दें किसी एक बाजार को, 8 बाजार में से वो एक बाजार उठा लें, वहां पे आप जाके रश देख लें। ये तो आम जगह है ना, आपने कहा पहले जैसे बात, तो आम जगह है ना, यानी जहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैंने तो पहले आपको कहा कि बैंक्स में और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं आप उनमें चले जाएं, वहां देखिए क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, वहां भी यही हाल है। आप जितना बैंक के अंदर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, रश उतना बढ़ रहा होता है। ये आप देखा आपने? नोट देखिए, बैंक्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, और इवन जो इनका अपना गवर्नमेंट का, अब इन्होंने क्या किया, पहले फेज के बाद जो एहसास चलाए इन्होंने, कफालत और प्रोग्राम। अच्छा, स्कूल बंद करके स्कूल में ही एहसास सेंटर बना के वहां पे इतना रश लगा दिया ना कि स्कूल बंद करने का क्या फायदा है। जिस स्कूल में 200-300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहां पर इन्होंने 10-10 हज़ार बंदों को इकट्ठा कर दिया और कहा जनाब कि हम वहां पर एसओपी से पैसे तकसीम कर रहे हैं।
और वही पैसे आप बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी मशहूरियों के लिए प्लान कर रही है चॉकआउट, और एहसास की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है स्कूल्स में वो सारी मैं समझता हूँ कोविड की वायलेशन हुई है। जितने भी एसओपीज खुद गवर्नमेंट डिजाइन करती है, क्योंकि उन्हीं स्कूल्स में आपने बच्चों को रोका हुआ है आने से, और उन्हीं स्कूल्स में एहसास सेंटर लगा के आपने इतना वो जमगट्टे बनाए और इतना रश बनाया, और कोई एसओपीज नहीं है। देखिए जो खवातीन लेने आती हैं, शराज आप भी बताएं कि वो एसओपीज को फॉलो कर सकती हैं? कभी भी नहीं। वो एक तो उनकी एज फैक्टर है कि वो मास्क 24 आवर या जितने भी, उन्हें 2 घंटे भी वहां बैठना पड़े तो 2 घंटे एक बूढ़ा शख्स या जो खातून है वो मास्क नहीं लगा सकती। तो इस हवाले से जितने भी इनके एसओपीज हैं वो वहां पे फॉलो नहीं हुए, और इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान मैं समझता हूं कि एजुकेशन को ही पहुंचाया है। और बार बार जो लॉकडाउन है उससे बच्चों की तालीम इतनी डिस्टर्ब हुई है। अब देखिए अगस्त में नया सेशन स्टार्ट हुआ है, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ जहांगीर कि हम लोग आराम से इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू जो है वो कर सकें। एंड स्पेशली मैं ये भी चाहूंगी कि हम डिस्कस करें कि स्कूल्स अगर फर्दर बंद किए जाते हैं तो क्या किया जाएगा उस हवाले से। लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से, और स्पेशली स्टूडेंट्स पर क्या असरात हुए, इंस्टीट्यूशंस पर क्या असरात हुए, और फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से, स्पेशली चाहे फीस ना मिलने की वजह से, चाहे बच्चों कि जो कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि चलें जी स्कूल तो बंद हैं तो हम क्या फ़ायदा बच्चों को पढ़ाने का, इस टाइम में छोड़ ही देते हैं, और उससे जो फीस कम हो जाती है उससे स्टाफ पर भी बहुत असरात पड़ते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इस वक्त ये है कि क्या स्कूल्स अगले हफ्ते जिस तरह से अनाउंस किया गया था इस हफ्ते के बिगिनिंग में खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, और अगर नहीं खोले जाएंगे तो उस पर क्या रिएक्शन होगा, क्या प्लानिंग है आप लोगों की कि अगर इस तरह का फैसला किया जाता है तो क्या दोबारा ऑनलाइन की तरफ जाएंगे या प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे? प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, बच्चों, थोड़ी सी बात पिछली बात को मैं रिलेट करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो जो बच्चों पर असरात के मामले में कुछ बात कम हुई है मेरे ख्याल में, वो थोड़ा सा उसका जायज़ा हमें लेना चाहिए। माशरा भी बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस देखते हैं कि बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बच्चे हैं, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे ही बच्चे हैं ना, इन्होंने चलाना है, इन्होंने ये सारी चीज़ें चलानी है। तो बच्चों को अगर हम देखें, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो बात हो गई कि इतने स्कूल बंद हो गए, जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें हाल ये है कि जितने बच्चे स्कूल्स में होने चाहिए उससे हाफ हो गए। यानी एक टारगेट होता है ना कि इतने बच्चे, एक बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, इतने बच्चे होने चाहिए, तो वो बच्चे जो है 50% से बच्चे कम हो गए हैं। यानी अगर 75% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, या 60% हम लगा लें कि देहात में और शहर में मिला के 60% बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उसमें से 40-30% बच्चे कहाँ चले गए? वो क्या कर रहे हैं? वो जराइम की दुनिया में तो नहीं चले गए, वो कोई ऐसे कामों में तो नहीं मुब्तला हो गए कि जो माशरे के लिए बाद में मसाइल खड़ा करे। अब तालीम से नाबलद तो वो हो ही रहे हैं, इसके अलावा वो जो मजदूरी कर रहे हैं या लेबर की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर को हमने ख़त्म करना है, दूसरी तरफ ये जो इतना बड़ा बच्चों का ऑफ होना है, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उनका। इसके अलावा जो बच्चे स्कूलों से ऑफ तो नहीं हुए, जो घरों में, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि वो गैजेट्स पे चले गए, गैजेट्स पे हैं, फिर बाहर जो है जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जो लोग माशरे में हर तरह के लोग हैं, अगर थोड़ी सी मिडल से अपर क्लास है तो वो तो चलें बच्चों को अपने कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जहाँ 80% मिडिल क्लास से भी नीचे हो, उसके बच्चे जो हैं बाहर गलियों में फिरेंगे, घूमेंगे, तो वो क्या सीखें? सर आप ये देखें कि साइकोलॉजी कहती है कि आप सुबह जब आपकी शुरुआत अच्छी होती है ना, एक पॉजिटिव शुरुआत होती है, आपने सुबह आप टाइम से उठे, टाइम से नाश्ता किया, टाइम से स्कूल गए, तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली एक तरतीब में गुजरता है। बिल्कुल। जब आपकी सुबह ही बेतरतीब होगी कि हाँ। आपने उठना है 12 बजे, नाश्ता अब आप उस वक्त कर रहे हैं जब आप लंच करते होते हैं, तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब भी रहेगा और स्कैटर्ड रहेगा। ये भी बड़ा ये स्टेट की जिम्मेदारी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आर्टिकल 25A, यानी ये हमें बाउंड करता है कि स्टेट ने हर बच्चे को, जो 1 यानी 5 ईयर से लेकर 16 ईयर का बच्चा है,
उसको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा भी आप इग्नोर करें। फ्री एजुकेशन और कंपलसरी है 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे के लिए। तो जिन बच्चों, आप तो कह रहे हैं कि हम बच्चों को, जो बच्चे बाहर हैं उनको स्कूल में लाएंगे, आप बार बार बंद करके स्कूल में जो बच्चे पहले आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, मुश्किल से आसानी से जैसे भी आ रहे हैं, आपने तो उनको भी निकाल दिया है। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है इस सेक्टर का। तो ये दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, जो हक है। और दूसरा ये कि जैसे जहांगीर भाई ने बात की थी कि ज़बरदस्ती जो काम है, जैसे वैक्सीनेशन है या और चीज़ें हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होती ऐसी, ये जंगी जराइम है। अब लेकिन हमारे माशरे में जो पढ़ा लिखा तबका है वो क्यों नहीं जाता अदालतों में? इस पर भी कई लोग सवाल करते हैं। क्योंकि लेकिन शराज, आई थिंक वैक्सीनेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है। और आज जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, कोविड-19 से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि आप वैक्सीन लगवाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें, जैसे कि हम पहले भी इस हवाले से बात कर रहे थे, कि कुछ चीज़ें जब गवर्नमेंट कहती है तो वो हमारी अपनी भलाई के लिए होती है, हमारी अच्छाई के लिए होती है, माशरे की बेहतरी के लिए होती है। तो हो सकते हैं डिफरेंट ओपिनियंस, हर किसी का हक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब कुछ कहा जाता है तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कहा जाता है। जहांगीर, जैसे कि मैं पहले भी जानना चाह रही थी, आई थिंक सब पेरेंट्स जो घर पे देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते होंगे कि अगर स्कूल्स को नेक्स्ट वीक नहीं खोला जाता है तो क्या किया जाएगा, क्या रद्द अमल होगा, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो ना सिर्फ नाफे बल्कि और भी जितने भी एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो सब की तरफ से इस बात की मजम्मत की गई स्कूल बंद करने की। इवन 1 वीक के लिए जो अनाउंसमेंट हुई पहले दिन ही पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो एसोसिएशंस हों, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का प्लेटफॉर्म हो, उसमें से यही आवाज़ आई कि जनाब स्कूल बंद ना किए जाएं, क्योंकि अभी 1 माह हुआ है, अगस्त में नया सेशन शुरू हुआ है और बच्चों ने 1 माह पढ़ा है और उसके बाद दोबारा किताबें बंद। अब देखें, 1 माह फिजिकल क्लासेस हुई, वो भी अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट डेज में, वो भी आपके 10-15 दिन बंद हैं और उसके बाद 10 दिन बच्चे गए हैं, मतलब 1 माह में 10 दिन बच्चे पूरे सेशन में, इस सेशन और अंदाजा कर लें कि अच्छा, इसमें बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। नुकसान जो हो रहा है, पिछले सेशन में पूरे 54 दिन क्लासेस हुई हैं, 365 दिन होते हैं 1 साल में, और बच्चों ने पढ़ा कितना है, 54 दिन, और इस सेशन में 10 दिन सिर्फ। अब मैट्रिक के जो नतीजे आएंगे ना, वो देखने वाले होंगे। 30 सितंबर को इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है और 16 अक्टूबर को मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट देखने वाले होंगे और बिलखसूस मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट देखने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया और प्राइवेट सेक्टर फिर भी किसी ना किसी सूरत में बच्चों से इन टच रहा। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के पास फैसिलिटीज़ भी कुछ ज़्यादा हैं गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत। गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं लेकर दे सकते। और पहले भी इस तरह की बात हुई कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को 4 एंड्रॉयड किस तरह लेकर दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो सबकी सेम टाइम पे होनी है। अच्छा, फोन, कई लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है घर के ऊपर। घर में अगर आपने इंटरनेट लगाना है तो 2000-2500 आपको उसकी फीस देनी है, 10-15 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन लेना है, और जो फिर आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपका बच्चा वहां पर पढ़ रहा है या कार्टून देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। जो पेरेंट्स 20 रुपए फीस गवर्नमेंट स्कूल की नहीं दे सकते, वो 2000 का इंटरनेट कैसे लगवाएंगे? बहुत मिसालें मौजूद हैं। हमें लगता है 20 रुपए कोई चीज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का रिकॉर्ड उठा के देख ले, अक्सर टीचर अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं बच्चों के 20 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 20 रुपए फीस रखी है सरकारी स्कूल में। अक्सर पेरेंट वो फीस भी नहीं दे सकते। और लॉकडाउन में क्या हुआ कि बच्चों की 4-4 माह की फीसें, 5-5 माह की फीसें इकट्ठी हुई, तो 100 रुपया देना पेरेंट के लिए नामुमकिन बना हुआ था। और अक्सर बच्चे सिर्फ इसी वजह से, हमने पहले फेज में ये रिपोर्ट की थी कि फैसलाबाद से 50,000 गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा स्कूल छोड़ गया है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। गवर्नमेंट जिस तरह से आपने बात की कि वो जो स्कूल छोड़ गया है, गवर्नमेंट वो क्या मैकेनिक बन गया है, वो प्लम्बर बन गया है, उसका फादर जहां पे जाता है, जो रेडी लगाता है, उसने बच्चे को साथ रेडी पे खड़ा कर लिया है। जो वर्कशॉप जाता है, बच्चे को साथ वर्कशॉप ले गया है। जो होटल में जाता है, वो बच्चे को साथ हो।
अक्सर पेरेंट्स ने बच्चों को अपने साथ लगा लिया कि अगर मुझे 1000 रुपया मिल रहा है दिहाड़ी तो इसको भी 400-500 मिल जाएगी। हालांकि बाप की हमेशा यही ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की कि जो हमने जिंदगी गुजारी है हमसे बेहतर एजुकेशन, लेकिन वो कह रहे हैं स्कूल बंद है तो कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए पेरेंट्स भी अनपढ़ हैं, स्कूल भी बंद है, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा। और इस एज में इस चीज का एहसास भी नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे इस वक्त उनको है कि बस छुट्टियां हो रही है, लेकिन जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचते हो उसके बाद अगर आप 25 प्लस हो रहे हो और आपकी एजुकेशन सिर्फ इसलिए कि आपको गैप लेना पड़ा और स्कूल बंद होने की वजह से, तो वो तब इफेक्ट आपको समझ में उस गैप को पूरा करना इंतहाई मुश्किल है। टाइम इज मनी, बेसिकली टाइम इज गोइंग आउट और हमारे पास वक्त बड़ा करीब है। देखिए ना, अब पेरेंट अनपढ़ हैं, ना बाप पढ़ा है ना माँ पढ़ी लिखी है और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो कैसे वो कंटिन्यू करेगा ना। 6 माह तक वो गया ही नहीं जब पहले फेज में, तो पेरेंट ने तो कहना यार ये जाया हो रहा है, बच्चा ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, तो इसको काम पे लगाओ। क्योंकि कुछ अर्निंग जो है ना, लॉकडाउन में आपको पता है कि अर्निंग सबसे बड़ा मसला बन गया था कि जनाब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, बिल्कुल दिहाड़ीदार जो लोग हैं। और उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन खुला, अब लॉकडाउन खुलने में भी स्कूल्स बाद में आए, कारोबार या काम पहले खुल गए। काम पहले खुलने से उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पे लगा दिया। जब स्कूल खुले हैं तब तक वो काम पे जा चुके थे एक माह। अब जो बच्चा 1 माह पैसे पकड़ने का आदी हो जाए वो स्कूल नहीं जा सकता, वो किताब दोबारा नहीं पकड़ेगा। जिसको पैसे पकड़ने की लत लग गई ना, यही वजह है कि पढ़ाई के साथ जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं उनका या तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता या जॉब पे ध्यान नहीं होता। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिस तरह बीकॉम करने के बाद या आईकॉम करने के बाद थोड़ा 5-6 महीने का गैप है, उस दौरान नौकरी कर ली। वो नौकरी जब कर रहे होते हैं फिर वो अक्सर ऐसे होते हैं कि वो फिर नौकरी ही कर रहे होते हैं। जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जब कमा के खुद ला रहे होते हैं और घर दे रहे होते हैं, घर वाले उसमें से उनको कुछ हिस्सा अब देखे ना, पहले उसे मिलना है 10 रुपए खर्चा स्कूल जाते, अब मिल रहा है 10,000, अब उसे वो 5,000 भी मिल रहा है ना महीने का, तो वो कह रहा है जनाब मेरी तो। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही है। डॉक्टर सईद आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन नाफे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी ही सहरा हासिल गुफ्तगू रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई जो भी फैसला करेगी फातिमा, वो हमारे बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। बिल्कुल शराज, और गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ कहती है, शायद हमें अच्छे ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए ही फैसला किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला हमारे लिए। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि किचन के सेगमेंट का। और आज फिर हमारे किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की जाएगी, क्विक एंड इजी, जो कि आप आज लंच के लिए भी बना सकते हैं या डिनर के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्या प्लान्स हैं और क्या दिल है आप लोगों का। लेकिन बिल्कुल शराज, अगर आप जैसे लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स भी हो जाता होता है कई दफ़ा, लेकिन हम वेट नहीं कराते अपने ऑडियंस को, जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर हमारी ऑफ कोर्स, क्योंकि अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत शेफ किंजा जो है वो आज हमारे साथ किचन में होंगी। और अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और शराज अच्छा लग रहा है, और आप लोगों ने मैच किया हुआ है, मुझे क्यों कोई नहीं मेरा तो बताता है वैसे कि ही मैच हो जाता है हर किसी के साथ। तो रोजाना पहन के आती, मैंने आज फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक पहना है। सो किंजा आप ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, क्या रेसिपी है, थोड़ा सा बताइएगा। आज हम लोग बनाएंगे डायनामाइट फ्राइज बनाएंगे, डायनामाइट सॉस बनाएंगे, उसको असेंबल करेंगे। तो रेसिपी मैं बता देती हूँ। इसकी पहले मैं सबसे पहले जो है वो चिकन की मैरिनेशन करूँगी, क्योंकि इसमें चिकन जाएगी, फिर सॉस जाएगी, फ्राइज होंगे। तो चिकन के लिए मैंने बोनलेस चिकन लेना है, इसको मैंने क्यूब्स कर लेना है। इसकी मैरिनेशन में लगाऊंगी, उसमें मुझे चाहिए ड्राइड ऑरिगेनो 1 टीस्पून, मेरे पास ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी, और मेरे पास गार्लिक है, इसको मैं चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। सोया सॉस 1 टेबल स्पून में इसमें सोया सॉस डालूंगी। ये इसकी मैरिनेशन हो गई। अब हम लोग जो सॉस बनाएंगे, डायनामाइट सॉस, आप लोगों ने डायनामाइट चिकन, डायनामाइट प्रॉन्स खाए होंगे कई दफा, तो ये सेम वही सॉस है। ये बताइएगा इसको, व्हाई डू वी कॉल इट डायनामाइट, क्यों इसको डायनामाइट नाम क्यों दिया जाता है? बहुत क्योंकि स्पाइसी इसमें स्पाइसी होती है, इसमें हम सॉसेज ऐड करते हैं जो कि डायनामाइट उसको कर देती हैं। तो अब मेरे पास ये सॉस के लिए मेयोनीज है, मैंने 1 कप मेयोनीज ली है, साथ में 1/4 कप मेरे पास केचप है, नॉर्मल केचप जो होती है। सिरियाचा सॉस इसमें मेन है डायनामाइट सॉस के लिए। सिरियाचा सॉस मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। मेरे पास गार्लिक केचप है,
चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, वो मैं 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। इसमें 1 टीस्पून में इसमें इस जो डिश बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें सॉसेस बहुत ज्यादा ऐड हैं, इसी वजह से मेरे ख्याल में इसको डायनामाइट सॉस कहा जाता है। सही है। साथ में मेरे पास ये हनी है, 1 टीस्पून में हनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्राइज आप, मैंने पहले भी बताया था कि फ्राइज को हम लोग फ्रोजन कैसे कर सकते हैं। फ्राइज आपने आलू काट लेने, साथ में अपने पास एक ठंडा पानी का बोल रखना है, फ्राइज काट के आपने उसमें डाल देना ताकि आलू काले ना हो। फिर आपने उसको निकालना है। हमें उसको अगर जो मदर्स होती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो नहीं फौरन कर सकती तो उनका ये होता है कि वो फ्रोजन में रख दें। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने पहले जो हमने टोमेटोज काटे थे उसको ब्लांच कर लेना हल्का सा, 30 to 35 सेकंड, 40 तक बस बॉइलिंग वाटर में डालना है और फौरन 30 सेकंड्स के बाद निकाल लेना है। वो हल्के से अंदर से कुक हो जाएंगे तो वो काले नहीं होंगे। उसको आपने एयर टाइट डब्बे में डाल के या पैकेट में डाल के फ्रीजर में रखना है। आप जब चाहें उसको फ्रोजन निकाल के उस पर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाया और फ्राई कर दिया। यानी वो जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं वहां पे जो फ्राइज मिलते हैं बड़े क्रंची से होते हैं, और वो जो उनमें जो क्रंच आता है वो इस तरीके से आता है, और आलू जो है वो खराब भी नहीं होते हैं। ये मंथ हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रोजन हो जाते हैं। बिल्कुल किंजा, और बड़ी अच्छी टिप जो है किंजा ने बताई है अभी कि किस तरह से फ्राइज को आप फ्रीज कर सकते हैं। तो किंजा, आप फ्राइज को किस चीज़ में फ्राई करेंगे? मैं इसको गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई करूँगी। तो जी आपको पता है गोल्डन कुकिंग ऑयल हमारे किचन में इस्तेमाल किया जाता है, और सिटी 41 का और हमारी टीम का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल है। और इसकी खास वजूहत है, स्पेशली बिकॉज इसका आपकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। हर कोई आज के ज़माने में चाहता है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, और जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी है उतनी ही आपकी अच्छी जो ओवरऑल हेल्थ है। और आपको तो पता है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। इसके अलावा अगर बर्निंग पॉइंट के हवाले से भी बात करें तो कुकिंग ऑयल का बर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना लो बर्निंग पॉइंट होगा उतने ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके खाने के अंदर रहेंगे, जिसका मतलब है कि अगर आपके खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खाने के अंदर जब आप खाएंगे तब भी रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शराज कि आपका जो खाना है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो रहे, मतलब आपने अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना होता है। उसके अलावा ऑफकोर्स टेस्ट हो जाए। और आई थिंक शराज आप भी एग्री करोगे, मुझे पता है आप हेल्थ फ्री को काफ़ी ज़्यादा, तो हर कोई चाहता है कि खाना मज़ेदार हो लेकिन लो इन कैलोरी हो। और गोल्डन कुकिंग ऑयल की यही खासियत है कि लो इन कैलोरी लेकिन टेस्ट आपको वही मिल रहा होगा एग्जैक्टली। इसीलिए हमारे किचन में तो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ही किया जाता है किंजा। और क्योंकि आपने इतनी अच्छी सी रेसिपी हमें अभी बताई है, और ये मैं कह रही थी कि लंच के लिए भी बन सकती है और डिनर के लिए भी उसको तैयार किया जा सकता है। तो स्टार्टर हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये स्टार्टर, और जैसे आप कह रहे थे शराज, जो लोग अभी सोकर उठे हैं वो ब्रेकफास्ट / लंच के लिए इसको लाजमी तौर पे बना सकते हैं। किंजा, मैरिनेशन के हवाले से भी मैं चाहती थी कि हम बात करें, लेकिन शराज मैं चाहती हूँ कि अगर आप, मेरे ख्याल में मुझे जो फ्राइज जो है ना वो बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। इसकी कटिंग बड़ी ज़बरदस्त की गई है, क्योंकि फ्राइज अक्सर देखा है मैंने कि उसकी कटिंग सही नहीं होती। बहरहाल किंजा, आप इसको स्टार्ट करें तो ताकि जल्दी से जल्दी बने। भूख लगना शुरू हो गई है, भूख लग रही है, अच्छी खासी लग रही है, तो किंजा इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किस तरह से करना है? अच्छा, स्टार्ट में इसको पहले ऐसे करूंगी, मैंने चिकन मेरे पास होल था तो मैं इसके पहले क्यूब्स करूंगी, देन मैं इसकी मैरिनेशन लगाऊंगी। श्योर, यू वांट दिस? ओके, इसके क्यूब्स करने हैं जी, इसको मैं क्यूब्स करूंगी क्योंकि मेरे पास बोनलेस चले, जब तक ये क्यूब्स हो रहे हैं तब तक एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे शराज आज बहुत ही मज़ेदार फ्राइज तैयार की जा रही हैं, जिनमें चिकन भी ऐड होगा, डिफरेंट सॉसेस भी ऐड की जाएंगी, और डायनामाइट फ्राइज जो है वो बनाई जा रही हैं, और डेफिनेटली डिफरेंट सॉसेस भी होंगी, डिफरेंट तरह का जो है उसको तैयार किया जाएगा। जो अमूमी तौर पे फ्राइज़ होती हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होंगी, और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है, भूख लगना शुरू हो गई है। आप लोग भी रेसिपी को फॉलो करें, गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और घर पे बनाएं। और शराज, आपको पता है कि जितनी देर फ्राइज़ तैयार हो रही हैं, हम लोग और इम्पॉर्टेंट जो इशूज़ हैं फैसलाबाद से रिलेटेड, और ऑफकोर्स हमारी ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकेंगे, हम कोशिश ज़रूर करते हैं हमेशा हमारे सेगमेंट के अंदर। और 2 टॉपिक्स पे आज बात की जाएगी जो कि थोड़ा मुख्तलिफ है। अमूमी तौर पे हम लोग एक ही टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हमें लगा क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं कि आज के हमारे शो में दोनों टॉपिक्स को जो है वाज़े तौर पे डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, सेहत के बारे में बात भी होगी और इसके साथ साथ कारोबार के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो बिना किसी ताखीर के अपने गेस्ट का तारुफ आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल, हमारे साथ मौजूद हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोलॉजी, मदीना टीचिंग हस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ साथ
फॉर्मर प्रेसिडेंट, साबका प्रेसिडेंट फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन आतिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टू बी प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं। तो उनको भी वेलकम कहते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके बहुत सारे ओहदे और भी हैं, लायंस क्लब में भी आप हैं, इसके साथ साथ आप ये पता नहीं कौन कौन से ओहदे हैं, तो मैं अगर ओहदों पे चला गया तो शोर गुजर जाएगा। तो गुफ्तगू करते हैं बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मैं चैम्बर के इलेक्शंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के इलेक्शंस बराए साल 2021-22 होने जा रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, क्या देख रहे हैं? नेशनल ग्रुप की तैयारियां भरपूर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहराज भट्ट। इलेक्शन नेशनल ग्रुप के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले 22 साल से नेशनल ग्रुप मैदान में होता है। ये तो अपोनेंट ग्रुप की तरफ से है कि वो कभी आते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी नहीं आते। तो नेशनल ग्रुप का एक प्रॉपर इलेक्शन सेल है जो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है और उसका तसलसल पूरा साल चलता है। तो इलेक्शन में नेशनल ग्रुप की हर साल की तरह इंशाल्लाह इस तरह भी तैयारी मुकम्मल है और उनके कैंडिडेट्स अपने टाइम पे नॉमिनेशन जमा करवा के कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास दोनों में तैयार हैं। अब 15 और 16 सितंबर को हमारे वोटर आएंगे और वो बताएंगे कि वो नेशनल ग्रुप से और इस शहर से कितना प्यार। अच्छा, मियां साहिबा अक्सर कहते हैं, नेशनल ग्रुप जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि हम हमेशा वेलकम करते हैं ऑपोजिट ग्रुप को भी कि वो आएँ और आकर जो है वो हमारे साथ इलेक्शन में पूरा भरपूर हिस्सा लें। उनको पूरी स्पेस भी दी जाती है, पूरी आज़ादी भी दी जाती है। जबकि कई लोगों की तरफ से ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो कार्टल बनाया हुआ है चैम्बर के अंदर नेशनल ग्रुप ने कि कार्टल है और किसी दूसरे ग्रुप को आगे नहीं आने दिया जाता। जबकि मियां साहब की ख़ास तौर पर उनकी जब तकरीर होती है उसमें वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम वी आर वेलकमिंग यू विद द ओपन हैंड्स, कि आप आएँ, आके आप अपनी किस्मत आजमाएं, आप अपना पूरा भरपूर वोट बैंक लेके आएँ, इलेक्शंस लड़ें और फिर देखते हैं कौन आगे आता है। देखिए, इलेक्शन है जो वो हर मेंबर का एक जमहूरी हक है जिसको मियां साहबान और भी कोई चीज़ें रोक नहीं सकती। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है उसमें ये राइट है उसको कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो बेशक अपने पैनल से आए या इंडिविजुअली आए, उसको राइट है। इंडिपेंडेंट एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन जिसे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी सुप्रीम बॉडी है वो उसे अपॉइंट करती है, उसे अप्रूव करती है। और लास्ट ईयर मैंने एज ए मेंबर इलेक्शन पैनल काम किया है, तो हमारे ऊपर किसी प्रेसिडेंट का, किसी मियां साहबान का कोई प्रेशर नहीं होता। हमने अपना अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना है और उसके बाद गैर जानबदारी से इस इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल किया मेरा जाता है। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था फातिमा कि मैं क्लियर कर दूं इस चीज को कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि लोग जो असूम करते हैं दिमाग में कि ये ऐसा है कि कार्टलाइजेशन होती है या सब। बिल्कुल ओपन इलेक्शंस होते हैं और वेलकम किया जाता है, ऑपोजिट ग्रुप को भी गुफ्तगू करते हैं। सेहत के हवाले से भी, कारोबार पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन जब सेहत नहीं होगी तो फिर कारोबार कैसे होगा। तो डॉक्टर शाहिद रसूल हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं हेपेटाइटिस के ऊपर दोबारा से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करें तो टॉपिक खत्म नहीं होता। तो हेपेटाइटिस है क्या बेसिकली, इसके हवाले से और इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू। देखिए, जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस का मतलब यह है कि लिवर के अंदर सोजश हो जाना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जनरल टर्म्स में जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो आम तौर पे हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात कर रहे होते हैं, जिसको हमारे लोग आमतौर पे काला यरकान कह देते हैं। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड ग्लोब देखते हो तो इस वक्त हेपेटाइटिस सी में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। ये दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, हम उस वक्त सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमारे पास हैं और हमारे यहाँ कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मौजूद, लेकिन कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें हमारा तकरीबन 10 to 12% ऑफ पीपल जो हैं वो हेपेटाइटिस से सफर कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये इनहेरिटेड है या ये पानी से होती है? इनहेरिटेड नहीं है जी। दो तरह के वायरसेस हैं, एक हेपेटाइटिस ए और ई है जो बेसिकली खाने पीने से फैलते हैं। अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, अनलकीली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं जहां हमारी बहुत सारी आबादी को साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं है, वेंडर्स हैं, बाहर से लोग खाते हैं तो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी एजुकेशन अपने लोगों को प्रॉपरली नहीं दे सके। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये बेसिकली खाने पीने से फैलते हैं, तो क्योंकि अनहाइजेनिक सिचुएशन है इस वजह से ज्यादा है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है इसकी बेसिकली ट्रांसमिशन होती है कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से। ऑपरेशन थिएटर में अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, हमारी खवातीन हैं नाक कानों में सुराख कराती हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं है तो अनलकीली दोनों इवेंट्स पे हम अगर हाइजीन की बात करते हैं तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है,
और अभी भी हमारे जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे जो सिरिंजेस हैं रीयूज़ हो रही हैं, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है उनकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रही। इसी वजह से हमारे यहाँ हम दुनिया में शायद टॉप कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए में, ई में, सी में, बी में। तो बेसिकली ये वायरसेस हैं, ये इनहेरिटेड नहीं है। माँ से बच्चे को जाता है हेपेटाइटिस सी जाता है, लेकिन हम उसको इनहेरिटेड नहीं कहेंगे, वायरस है बेसिकली, जैसे कोरोना एक वायरस है, इसी तरह ये वायरसेस हैं और ये वायरस फैलते हैं। कोरोना तो एक दूसरे से लग रहा है ना, लोगों को एक दूसरे से बीमारी एक से दूसरी जगह मुंतकिल भी हो रही है, तो क्या ऐसा भी होता है कि ये छूने से या इंटरेक्शन करने से भी मुंतकिल हो? देखें, जब बी और सी की मैंने बात की थी तो ये छूने से नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक सिरिंज एक पेशेंट को लगती है जो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, वही सिरिंज अगर किसी ऐसे पेशेंट को इस्तेमाल हो जाती है जो हेपेटाइटिस का पेशेंट नहीं था तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह हमारे बार्बर्स हैं, वो अगर शेव इस्तेमाल करते हैं और वो ब्लेड ऐसा इस्तेमाल हो जाता है जो एक मरीज पे इस्तेमाल हुआ फिर नॉर्मल लोगों पे इस्तेमाल हुआ तो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप चाहे टाइप वाइज बता दें और प्रिकॉशनरी मेयर्स के हवाले से भी कुछ बताएगा। जैसे मैंने बताया ना कि हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब ए और ई है तो ये तो हमारे हाइजीन के साथ, तो प्रिकॉशन क्या है, अपनी सफाई का ख्याल रखें, पानी बॉयल करके पिएं, वट एवर पानी आपके पास अवेलेबल है, अगर हम पानी बॉयल करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लोगों को ये समझा दें, तो हेपेटाइटिस ए और ई की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो सकती है। कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है, इस तरह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो बहुत अरसे से मौजूद है। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन रिसेंटली आई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए वो हेपेटाइटिस सी है, और अनलकीली आज तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। तो जो बचना है, अगर ए और ई से बचना है तो आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना। हमारे मजहब ने हमें समझाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और अगर बी और सी से बचना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका हक है, आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या ये सिरिंज रीयूज तो नहीं हो रही। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली स्टेरलाइज हैं। इसी तरह अगर आप बार्बर शॉप पे जाते हैं तो हमेशा नया ब्लेड इस्तेमाल करें। बीइंग अ डॉक्टर, डू यू रियली थिंक कि कई लोग जो हैं, कई डॉक्टर्स भी खुद भी बुरा मानते हैं कि व्हाई पेशेंट इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद ये कहता हूं कि अगर हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान में फैल रहा है, उसमें डेफिनेटली हिस्सा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना अप टू मार्क नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो हमें लोगों को बताना चाहिए। ये मेरा हक है कि अगर मेरे पे सिरिंज इस्तेमाल हो रही है तो क्या वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, हर जरूर पूछना चाहिए। हॉस्पिटल बेड्स, जिस तरह हॉस्पिटल बेड्स में हमारे जो सिरिंज ड्रिप्स इस्तेमाल हो रही हैं, अनलकीली हम खुद सुनते हैं कि अलाइड हॉस्पिटल के बाहर से जो चीज़ें हैं वो रीयूज हो जाती हैं, सिरिंजेस जो है रीयूज हो जाती हैं। क्रिमिनल एक्ट है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए। हॉस्पिटल का स्पेसिफिकली इसमें कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि एक दफा चीज को वेस्ट कर दिया गया है तो उसको कोई और अगर उठा लेता है और उसका दोबारा से उसको सेल कर देता है, उसमें हॉस्पिटल। ठीक है, वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में भी आतिफ भाई वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और वहां पे भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही, क्या इंशाल्लाह आपके टर्नओवर में भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा? जी देखिए, जो भी इस वक्त पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी चैम्बर में हो रही है वो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सिर्फ वैक्सीन नहीं है, और भी अभी जो प्रेसिडेंट रिटायर होंगे, एक्चुअली प्रेसिडेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, उसके काम चल रहे होते हैं और उसका टेनर ख़त्म हो जाता है। और उसी ये समझे कि एक रिले रेस है कि आपने पास दे के अगले को भगा देना है। तो मुझे 1 सितंबर को मेरा प्रेसिडेंट पास देगा, वो मुझे स्टिक हैंड ओवर करेगा और ये मेरी रेस शुरू हो जाएगी। और एक गोल जो सेटिंग है इस चैम्बर की, इस फैसलाबाद की डेवलपमेंट की, इसकी बिजनेस की डेवलपमेंट की, उस गोल की तरफ वो रेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक मुखालिफ जो ओपोनेंट ग्रुप है उसकी तरफ से आप पर कुछ एक्विजिशंस भी आई थी, वो एतराज़ात भी आए थे और वो एतराज़ात में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि आप इलेक्शन कमीशन में रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के बाद आप कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तो इसको किस तरह से एड्रेस किया आपने और डीजीटीओ ने क्या फैसला सुनाया? देखें, इलेक्शन मैंने कल भी बात की थी कि अगर आप इलेक्शन एक हेल्दी एक्टिविटी है, मैं चाहता हूं कि हर साल इस चैम्बर में इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद जिसे फैसलाबाद चैम्बर के मेंबरान चाहें उनकी लीडरशिप, वो लीडरशिप आगे आए। अगर आप इलेक्शन में आ गए हैं तो फिर ये गैर आइनी चीज़ें और ये हीलो उज्जत वाले बहाने
और ये मैं इसे वो कहूँगा कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं इलेक्शन से भागने के। तो मुख्तलिफ किस्म के ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे ख्याल में कि एक इलेक्शन कमीशन में होकर आपने वहां से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, उसके बाद आप कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए। ये भी इस चीज का प्रूफ है कि कितना प्योर होता है। कोई चीजें, कई लोग बोलते हैं कि ये ऑलरेडी सेट होता है, साल पहले डिसाइड हो जाता है किसने प्रेसिडेंट बनना है, तो ये चीजें उसकी नफी भी करती हैं कि देखें जी एंड टाइम पे आगे फैसले होते हैं। देखिए ये तो अब पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि एक बंदा प्रेसिडेंट की रेस में दौड़ में नहीं था, तो वो लीडरशिप ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत है। देखिए कैप्टन है, उसे अपनी टीम का पता है कि उसने किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है, ठीक है। तो मेरी लीडरशिप जो हमारी कैप्टन है मियां जवेद साहब और मियां अदरीस साहब, उनको पता है कि उन्होंने 2030 तक भी किन हालात में किन प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है, तो वो बेहतर जानते हैं। हम ऑफकोर्स शराज प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो कोई और अरीना हो जिंदगी का, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। फैटी लिवर आई थिंक एक डिजीज़ इस तरह की है जो कि आजकल सोसाइटी में बड़ी आम हो गई है। कुछ हमारा लाइफस्टाइल उसमें कसूरवार है, कुछ वैसे हमारी डाइटरी चॉइसेस भी उसमें रोल प्ले करती हैं। तो क्या वजूहात हैं, इसके अलावा इलामात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेटेस्ट एक WHO की सर्वे आया था, इस वक्त दुनिया में शायद जो लिवर के खराब होने की सबसे बड़ी वजह फैटी लिवर बन गई है। क्योंकि हेपेटाइटिस सी पहले नंबर 1 था, लेकिन 2013 में लकीली हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर हुई। पहले इंजेक्शंस लगते थे, अब गोलियों से हम हेपेटाइटिस सी का 95% लोगों को हम क्योर कर लेते हैं। जहाँ तक फैटी लिवर की बात है, फैटी लिवर बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल है। फिजिकल एक्टिविटी हम सबकी कम से कम होती जा रही है, डाइट्स जो हैं फास्ट फूड्स आ गए हैं, रैपिड जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, इस वजह से फैटी लिवर बेसिकली क्या है, लिवर के ऊपर जाके फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्टार्ट में इसका कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते, इसको ठीक नहीं करते, तो कुछ साल बाद इस फैट की वजह से लिवर के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। ये वही काम है जो हेपेटाइटिस सी ने करना था। और फिर अगर हम फिर भी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ साल बाद ये लिवर को सिरोसिस कर देगा। सिरोसिस का मतलब है लिवर श्रिंक हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन फिर जो इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, लाइक जिगर का सरतान जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। अब फैटी लिवर किन लोगों को होता है? नंबर 1, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी की फैमिली में ब्लड प्रेशर है, या उनके खून में कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी शख्स को दोनों प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि आप आई एम श्योर आप मेरे से ज़्यादा इस बात को जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कई दफ़ा पेशेंट्स में इकट्ठे भी जी बिल्कुल होती है, तो उस सिचुएशन उसमें फैटी लिवर का चांसेस और बढ़ जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले, तो जितने रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे उतनी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी हम सब की खत्म हो गई, तो बचना कैसे है? नंबर 1, डाइट मॉडिफिकेशन। भूखे नहीं रहना। आपने अपनी डाइट में जो फैट्स हैं, आप माशाल्लाह आपका किचन में देख रहा था तो आप हमारे यहाँ जो देसी घी है, इन सब से बचना है। आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, स्पेशली जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं। रेड मीट का इस्तेमाल कंट्रोल में रख के करना है, व्हाइट मीट आप ज्यादा इस्तेमाल करें। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। डेली आप अपने लिए, हर बंदा अपने लिए आधा घंटा 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। वो ज्यादा आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वॉक करें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको टाइट कंट्रोल में रखें। अगर आप इनको, जैसे अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगी, उसके गुर्दों पे इफेक्ट होगा, उसकी आंखों पे इफेक्ट होगा, इसी तरह लिवर पे भी इफेक्ट होगा। अच्छा, तो मैं आपके क्लिनिक में आया था, वहां पर आपके वहां पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें गैस्ट्रो का आई गेस पूरे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और उसमें 90% जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना कि क्यों होता है ये, वो सबकी रूटीन है। लेट खाना, जल्दी खाना, चॉकलेट्स खाना, वो पूरी बेसिकली आप बात करें जिसको हमारे यहाँ तेजाबियत, जलन की बात, गैर नहीं आ रहा होता, गर्ड रिफ्लक्स डिजीज की बात। अगेन लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो गर्ड वाली बात आपने छिड़ी है कि रिफ्लक्स क्यों होता है, तेजाबियत की होती है, इसमें अगेन हमारे बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स, ये जो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जाती हैं, फ्राइड स्टफ है। दूसरे नंबर पे लेट नाइट खाना, रात के खाना। देखें, इस्लाम ने जो हमें 1400 साल पहले बताया था ना,
मेडिकल साइंस आज इसको प्रूव कर रही है। आप रात के खाने के बाद, हमें इस्लाम ने बताया था कि आपने चहलकदमी करनी है, आपने खाना पेट भर के नहीं खाना, आपने पेट थोड़ा सा खाली छोड़ के खाना है। 1/4 ऑफ द स्टमक। रात के खाने के बाद आपने चहलकदमी करनी। अगर इन दो बातों पे अमल करें, ये जो आपका मसला है, जो आप कह रहे हैं कि जलन होती है, तेजाबियत होती है, तो इससे आप बच सकते हैं। इस तरह बहुत सारी डाइट, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, रूटीन इस तरह की होती है शिराज, आई एम श्योर आजकल स्पेशली, कि आपके पास वक्त ही दिन के आखिर में होता है कि आप कुछ खा सकें। उनके लिए क्या कोई टाइमिंग छोड़नी चाहिए? 2-3 घंटे पहले खा लें सोने से, किस तरह से उसे? देखिए, हमने इसी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करना है। तो आप अपना खाना बजाय आप 11 बजे, ठीक है आप फारग हो रहे हैं, 11 बजे 12 बजे फारग हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने 8 बजे 9 बजे दरमियान में 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक करें और वहां पे अपना खाना खाएं, बाद में आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें। लेकिन अगर आप सारा थके हुए रात में 12 बजे घर पहुंचते हैं और खाना खा के लेट जाते हैं, फिर तो ये जलन होनी ही होनी। अच्छा, ये नाश्ता जो होता है, दिस इज बेसिकली द किक स्टार्ट ऑफ द डे। बिल्कुल सही। तो नाश्ता कितना जरूरी होता है? कई लोग, जिसमें फातिमा बता रही हैं कि कई लोगों की डे रूटीन ऐसी होती है कि वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और फिर दोपहर में भी 1 कप चाय पी ली, फिर रात को जाके प्रॉपर खाना खाते हैं और टिका के खाते हैं। तो नाश्ता कितना? अगेन हम इसको ये कहते हैं कि अनहेल्दी आपकी जो लाइफस्टाइल है। नाश्ता आपने सुबह उठ के सारा दिन काम करना, यू शुड हैव ए प्रॉपर गुड नाश्ता, जिसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए। और लेट नाइट खाने की बजाय आप नाश्ता करें, फिर दरमियान में, ये हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ये जो 3 टाइम खाने को भी हमने गलत कर लिया हुआ है। आप टाइम पे सुबह नाश्ता करें और रात 8-9 बजे आप मगरिब के बाद खाना खा लें। उसके लिए नाम है सर, नाश्ता है, जोहराना है, फिर अशाइया है। कई दफा हम लगता है पाकिस्तानी सिर्फ खाने के लिए आए हैं, हर वक्त खाने पे लगे रहते हैं। हाँ जी। तो इसमें ये बताइएगा कि एक बीमारी है एच पाइलोरी। जी जी। ये कहा जाता है कि जी एच पाइलोरी ये एक पहली स्टेज है आपके अल्सर की, प्री अल्सर है, उसके बाद फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि इट कैन कन्वर्ट इनटू अ कैंसर। इसको भी एड्रेस करिएगा। एच पाइलोरी बेसिकली एक जरासीम का नाम है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है। इवन जो हमारे जीपी डॉक्टर्स हैं वो मरीज को ये कह देते हैं जी एच पाइलोरी आपको अल्सर हो गया है। एच पाइलोरी इज नॉट एन अल्सर। एच पाइलोरी एक जरासीम का नाम है, जिस तरह टाइफाइड एक जरासीम है, मलेरिया के जरासीम है, डेंगू के जरासीम है। एच पाइलोरी एक जरासीम है जो हमारे मैदे में होता है। तो जो मैदे में अल्सर होते हैं उसकी 2 मेजर वजूहात हैं। एक एच पाइलोरी है और दूसरे ड्रग्स हैं, दर्द की गोलियां स्पेशली, बहुत सारी दवाइयां, फिर हमारी जो स्पाइसेस खाने में वो मैदे में अल्सर करते हैं। तो एच पाइलोरी अल्सर नहीं है। एच पाइलोरी एक जरासीम है जो अल्सर काज कर सकता है, कर सकता है और हर एक को नहीं करता। सम फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स को जिनको एच पाइलोरी होगा उनमें ये अल्सर काज कर सकता है और इसकी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, सिर्फ 14 दिन की ट्रीटमेंट है जिससे ये जरासीम खत्म हो जाते हैं। आता कहां से? अगेन ये हाइजीन है। आपकी अनहाइजेनिक अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं तो वहां से ये जरासीम, और घर में एक से दूसरों को भी जाता है क्योंकि सारे लोग एक ही जगह से खाना खा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक जरासीम है जो मैदे में जाके अल्सर काज कर सकता है। और जब आपने कैंसर की भी बात की, डेफिनेटली ये कैंसर की भी वजूहत है। लकीली एच पाइलोरी भी कई किस्में हैं। तो जो हमारे यहाँ लकीली एच पाइलोरी पाकिस्तान में पाया जाता है वो इतना ज्यादा कैंसर नहीं करता एज कंपेयर अगर आप जापान में चले जाएं, वहां पे जो एच पाइलोरी पाया जाता है वो बहुत ज्यादा कैंसर करता है। तो एच पाइलोरी एक अल्सर की एक वजह है। इसके अलावा अल्सर की और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें स्मोकिंग शामिल है, जिसमें दर्द की गोलियां शामिल हैं, जिसमें हमारा अल्कोहल शामिल है। तो ये बहुत सारी चीजें अल्सर काज करती हैं, उनमें से एक वजह एच पाइलोरी है। बिल्कुल। और हाइजीन हो या फिर आपकी ओवरऑल सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हैबिट्स किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करती हैं कि आप पोटेंशली कौन सी डाइजीजेस जो हैं वो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना चाहिए और हाइजीन को मेरा ख्याल है रोजमर्रा की बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। वैसे भी रोजाना की रूटीन की बात हो रही है तो आपकी आतिफ भाई रूटीन बहुत ज्यादा चेंज होने जा रही है। सोना जागना तब्दील हो जाएगा, आपकी मीटिंग्स होंगी, आपने लोगों को बुलाना है, लोगों के पास जाना है। तो ऐसे में हमारा पाकिस्तान का एक कल्चर है कि हम चाय, नाश्ता, खाना, कोल्ड ड्रिंक्स ये मेहमान नवाजी में का हिस्सा है। तो ये आपने विटनेस भी करना है, इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? देखें, आप अगर मेरे पास आए हैं तो मैं आपके सामने 1 कप चाय का रख दूं तो आप उसे फील करेंगे कि यार मुझे चाय पिला रहा है, अकेले ही मुझे चाय पिला रहा है, मेरे साथ कंपनी नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब मेरे पास 50 बंदे आएंगे तो मैं 50 दफ़ा चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी तो नहीं पी सकूंगा। मगर कुछ ऐसे दोस्त आएंगे कि
कोई 50 नहीं तो 10 दफा पीनी पड़ जाएगी, तो इसके लिए रूटीन तो काफी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। देखें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे शराज बात कर रहे थे तजाबियत की, जलन की, अगर इतनी चाय पियेंगे फिर आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा आप देखिए, इसको आपको मॉडिफाई डॉक्टर भी मिल करें। गए। देखें, आप गर्मियों में ना, गर्मियों में जो सबसे अच्छा है, आप रूटीन बनाए जी, हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, आप शिकंजवीन पीजिए, ठीक, आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कीजिए। आप जरूर अपने हर एक को चाय ही पिलानी है, रूटीन बनी हुई ना। मैंने ये कहा कि हमने इसी रूटीन में अपने आप को बेहतर करना, लाइफस्टाइल को बेहतर करना। जो बंदा अगर 10, 12, 14 गिलास चाय, कप चाय के पिएगा तो फिर तो उसको तेजाबियत तो होनी होनी है। 10-15 कप चाय के तो ऑफ द टेबल हैं, आप मेरे बिल्कुल बारे भी में बात कर रहे ऑप्शन नहीं है, किसी को भी नहीं पीने चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, और हमें उनकी बात पे अमल करना ही पड़ेगा। मजीद गुफ्तगू भी करेंगे हमारे 2 खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, उनके साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट डाइजन केमिकल्स आतिफ मुनीर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनका गुफ्तगू कर रहे थे हम इलेक्शंस के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं आपके मोटोज और आपके टारगेट्स और आपके अहदाफ, जो आपके हदफ, जो आप टारगेट बनाएंगे वो किस तरह से अचीव करने हैं आपने, तो क्या सोचा हुआ है माइंड में, कौन कौन से पोर्शंस बिजनेस के हैं जिनके ऊपर फोकस देने का इरादा है इस दफा इस साल? लेकिन जैसे पहले बात की थी कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी रूटीन में पाइपलाइन में चल रही होती हैं, जिसे प्रेसिडेंट ने जब अपने प्रेसिडेंट ऑफिस को ज्वाइन करना है तो उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है, उनको आगे लेके चलना है। फैसलाबाद देखें, आपको पता है कि हब है टेक्सटाइल का, बिजनेस सिटी है, इसके ज़्यादातर मसाइल बिजनेस के हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि बिजनेस के अलावा मेरी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो चैम्बर में जो फॉल कम होती हैं, वो एक्टिवली रोल प्ले कम करती हैं। अगर आपके 100 के करीब बिजनेस सेक्टर वहाँ पर हैं और तकरीबन आप इसी के करीब ही 70-80 के करीब आप स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाते हैं, अगर वो अपना प्रॉपर वर्क शुरू कर दे तो प्रेसिडेंट शायद वहाँ पर सिर्फ गप मारे और चाय पिए। अगर वो अपना प्रॉपर काम शुरू कर दे, वो अपनी सिफारिशात, अपनी पार्टीज जो भी हैं उनको हर सेक्टर से आ रही हैं, वो प्रेसिडेंट को भेजे। वहाँ पर R&D सेल है, वहाँ पर सारी चीज़ें, प्रॉपर स्टाफ मौजूद है, हम उसको चीज़ों को लेकर प्रॉपर एड्रेस करें, उनकी प्रॉपर मिनिस्ट्रीज़ में, प्रॉपर ऑफिसेज में। मेरी पार्टी ये है कि अभी फैसलाबाद का रिसेंटली मास्टर प्लान अनाउंस हुआ है। फैसलाबाद में मेरी कोशिश होगी कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो तवज्जो नहीं दी जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद पे दी जाती है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से मैं टाइम लेकर इस नुक्ता को भी उठाऊंगा कि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए। देखिए, यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल है जो कि मेन अलाइड हॉस्पिटल है। पिछले 3 साल से कोई सड़क नहीं बनी फैसलाबाद? जी ऐसे ही है। मैंने 4 दिन पहले भी कहा था कि जो इस गवर्नमेंट को बना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, अब वो टूट फूट का शिकार है, उसकी प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं हुई। नहीं बनना तो दूर की बात है, अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। गो के हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इकोनॉमी की बेहतरी के लिए उनकी पूरी टीम, थिंक टैंक बैठे हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो गई हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल का डेफिसिट है वो भी कम हो गया है। फॉरेन रेमिटेंस हमारी बहुत अच्छी हुई हैं, जो कि इकोनॉमी इस वक्त बेहतर आपको लगती जा रही है। मगर 2 चीज़ों में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, नए रोड्स नहीं बने, और दूसरा, अभी तक महंगाई का जिन वापस इनके पास बोतल में नहीं आ सका। बात की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स अच्छा होना है, उतना ही लोकल ट्रेडर्स यानी कि जो लोकल ताजर हैं उनके लिए भी बेहतरी आनी चाहिए। क्या उस हवाले से आपने कुछ सोचा हुआ है, कोई प्लानिंग है किस तरह से लोकल ताजर जो हैं उनके लिए भी चीज़ें बेहतर की जाए? देखिए, मैं खुद SME सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मेरे से ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं जानता, और एक SME सेक्टर का गिला रहा है फेडरेशन से और चैम्बर से कि हमारे सेक्टर पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती। ये बड़े बड़े अदारों के लिए, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए काम करता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रेंड को भी अपने टेनर में आके चेंज करूं।
एसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। एसएमई सेक्टर के लिए जैसे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, दूसरे सेक्टर हैं, इनके लिए काफ़ी मुश्किलात है। एसएमई सेक्टर के लिए आपके जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर एहतशाम जावेद, उन्होंने भी बड़ा काम किया माशाल्लाह, वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उम्मीद करते हैं आप उसको कैरी ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो ये है कि नेशनल ग्रुप की एक रिवायत है, जब भी प्रेसिडेंट या ऑफिस बेयरर्स का चुनाव किया जाता है तो उसमें एक साल होता है एसोसिएट के लिए, फिर एक कॉर्पोरेट को भी मिलता है साल। जब ये एक अच्छा सा कॉम्बो बनाया जाता है ऑफिस बेयरर्स का, 3 ऑफिस बेयरर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो इस दफ़ा आपकी एसोसिएट क्लास की बारी थी और आप एसोसिएट से ही आए हैं और आप एसएमई सेक्टर से ही आए हैं। तो ये एसवीपी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से इस दफ़ा, तो इसमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आया, या टीम बन के, मेंबर बन के एक अच्छे तरीके से टीम वर्क की तरह काम करते हैं? देखिए, जब आपके पास आपके 3 ऑफिस बेरर के साथ आपके 27 एग्जेक्टिव हैं, वो भी डिफरेंट क्लासेस से हैं, 14 कॉर्पोरेट से हैं, 14 एसोसिएट से हैं। आप एक पूरा साल एक फैमिली बनकर आपने चलना है, तो उसमें कोई जो है ना, ये 1 साल कॉर्पोरेट का प्रेसिडेंट और 1 साल एसोसिएट का प्रेसिडेंट, ये नेशनल ग्रुप या फैसलाबाद चैम्बर की पॉलिसी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड का ऑर्डर है जो कि पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स में अप्लाई होता है। और बाद में उसका जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं दोनों, वो वाइस वर्सा है कि अगर कॉर्पोरेट से प्रेसिडेंट है तो एसोसिएट से वाइस प्रेसिडेंट होंगे, अगर एसोसिएट से प्रेसिडेंट है तो कॉर्पोरेट से, वो नीचे दोनों चेंज हो सकते हैं, मगर जो मेन टर्म है 1 साल एसोसिएट और 1 साल कॉर्पोरेट होना चाहिए। जब आप एक फैमिली के साथ बन जाते हैं तो आप 1 साल पूरा आपने काम करना है, तो आपने अपनी पसंद नापसंद को एक साइड पे कर देना है, आपने इस चैम्बर के लिए काम करना है, इस शहर के लिए काम करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं शराज कवर करना चाहती हूँ, इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स फैसलाबाद के बारे से बात करें तो बहुत बड़ा इशू रहा है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, फैसलाबाद की इंडस्ट्री तरक्की करे। हम ये भी चाहते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी अच्छी रहे। उस हवाले से भी कोई प्लानिंग है आपकी कि किस तरह इन्वायरमेंट को टैकल किया जाएगा? देखें जी, कि सबसे ज़रूरी है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। अब ये इंडस्ट्रियल सिटी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल हब फेडमिक M3 पर बना दिया है। अब अच्छा, कुछ मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जब आज से 8-10 साल पहले हमारे पास इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस नहीं थी, हमारे पास बिजली नहीं थी, तो उस वक्त अल्टरनेट सोर्स पर पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री गई, और स्पेशली फैसलाबाद की इंडस्ट्री गई। हमने मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी के रिप्लेसमेंट लिए, जिसमें हम जनरेटर्स हैवी यूज़ किए जो गैस से चल रहे थे या डीजल से चल रहे थे, ये तो बिजली का था। मगर जो हमें गैस के अल्टरनेट में हमें बॉयलर चाहिए थे, वो कन्वर्ट हुए, उस वक्त कोल बॉयलर पे कन्वर्ट हुआ। और कुछ मल्टीपल बॉयलर्स आए जिनमें आप जो मर्जी भेज दें, ये टेबल भेज दें, उसमें तुक्का चला लें, उसमें गन्ना चला दें, उसमें लंडा भी अनफॉर्चुनेटली चला, उसमें लकड़ी। देखें, इस बॉयलर्स ने इस एनर्जी को लेने के लिए हमने पाकिस्तान के आधे जंगलात ख़त्म कर दिए। ये हमने अपने आप पे जुल्म किया है। तो अब वो जब बॉयलर चलेंगे, वो हैवी भट्टियाँ चलेंगी, उनकी वजह से पोल्यूशन भी होगा, उनकी वजह से एनवायरनमेंट में भी होगा। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है और पिछली गवर्नमेंट्स भी काम कर रही थी। इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्रियल जोन में जाना चाहिए, जोन में जाना चाहिए। बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रियल जोन बनाए ही फातिमा इसलिए जाते हैं कि इंडस्ट्री सारी रिहायशी इलाकों से शिफ्ट होकर एक कॉर्नर पर चले जाए। उससे ना सिर्फ रिहायशी इलाकों को रिलीफ मिलता है बल्कि इंडस्ट्री भी बूम करती है। एनवायरनमेंट की बात करें तो सेहत का भी ख्याल आता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, पेट में पानी का जमा हो जाना, अभी आपने इसके ऊपर गुफ्तगू भी की थी, ये क्यों होता है? और जिगर का सिकुड़ जाना, एक तो फैटी लीवर होता है, जिगर का सिकुड़ जाना, और इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए, पेट में आनी जो पानी आता है ना, ये सिर्फ लिवर की वजह से नहीं है, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ टीबी बहुत कॉमन है। आम लोगों के लिए तो टीबी सिर्फ फेफड़ों की टीबी होती है, लेकिन पेट की टीबी भी होती है। पेट, क्योंकि टीबी की वजह से भी पेट में पानी आ सकता है। इस तरह बहुत सारे कैंसर्स हैं। फीमेल्स में गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, मेल्स में कैंसर हैं, कैंसर की वजह से भी पेट में पानी आ सकता है।
पहले नंबर पे तो मेरे पास जो पेशेंट आएगा कि उसके पेट में पानी है तो मुझे असेस करना है कि वजह क्या है। हार्ट फेलियर की वजह से भी सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं चाहूंगी कि हम सिम्टम्स से शुरू देखिए, करें। जब पेट में पानी आएगा पेशेंट कहेगा जी मेरा पेट फूल गया, मुझसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम पैरों पे स्वेलिंग हो रही होती है, पाँव सूज गए हैं, पेट फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके साथ फिर पेन होगी, जैसे मैंने बताया सांस में प्रॉब्लम। जैसे शराज ने बात की लिवर की, तो लिवर बेसिकली जैसे हमने फैटी लिवर में कहा था, इसी तरह हेपेटाइटिस सी में स्टार्ट में ये सिचुएशन नहीं होती। अगर हम उसी वक्त पेशेंट को डायग्नोज करके ट्रीट कर लें तो ये नौबत ही नहीं आएगी, चाहे वो फैटी लिवर हो या हेपेटाइटिस सी हो। लेकिन जब वो डायग्नोज नहीं होगा तो कुछ अरसे बाद, इवन कुछ सालों बाद, लिवर जब सुकड़ना शुरू होगा, लिवर सुकड़ जाएगा, तिली बढ़ जाएगी, फिर पेट में पानी आएगा। इसी तरह लिवर कैंसर होगा तो फिर पेट में पानी आएगा। इस तरह गुर्दे के अमराज में भी हो सकता है, हार्ट के अमराज में भी पेट में पानी हो सकता है। स्पेसिफिकली जब लिवर की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे बड़ी वजह तो हेपेटाइटिस, अभी भी हेपेटाइटिस सी है। जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस सी में तो हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं। इसी तरह फैटी लिवर की वजह से, बी की वजह से, टीबी की वजह से पेट में पानी आएगा। फिर हमने उसको बेसिकली, ये वो सिचुएशन है जब हम कहते हैं कि अब लिवर इतना खराब हो गया है कि अब इसको हम बेहतर तो कर सकते हैं, शायद ठीक नहीं कर सकते। फिर हमें फैमिली से डिस्कस करना पड़ता है लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि जब एक दफ़ा लिवर इतना खराब हो जाए, पेट में पानी आ जाए, फिर हम कहते हैं अब नया लिवर चाहिए। दैट इज़ वेरी कॉस्टली बिजनेस। हमारे यहाँ आम लोग 70-80 लाख रुपए का, रिस्की भी डेफिनेटली एक मेजर सर्जरी है और कॉस्टली भी है। 70-80 लाख पाकिस्तान में कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। रिस्क भी होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है टेक भी करेगी बॉडी या रिजेक्ट कर देगी, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये बेसिकली जब लिवर के हवाले से, जब लिवर ज्यादा खराब हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, तो उस वक्त फिर पेट में पानी आता है। हर डिजीज, हर बीमारी, एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू वन थिंग, जो आप कहते हैं कि अपनी डेली रूटीन ठीक कर लें, अपनी हाइजीन का, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी खुराक में आप बाहर जाएं, आप जितना मर्जी सोच के निकलते हैं आज मैं हेल्दी खाऊंगा, कोई ना कोई आपको ऑफर करेगा यार चलो यार खा लो। पाकिस्तान में तकल्लुफ में बढ़ गया, आप घर में भी खाना खाते हो ना, हम लोग घर में खाना खाते हैं, यू आर नॉट 100% श्योर कि हम क्या खा रहे हैं, किस चीज में क्या मिलावट है, सब्जियां किस में बनी है, कौन से आई है, क्या चीजें हैं। तो पेट के अमराज इतने हो रहे हैं, लोग खाना नहीं हजम हो रहा, जलन हो रही है, कब्ज के मसले हैं, बार बार मोशन आ रहे हैं, खून आ रहा है। तो बेसिकली वजह तो बेसिकली यही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हाइजीन। और अगर बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तो आपने वेजिटेबल्स के हवाले से बात की या फ्रूट्स के हवाले से कि किस तरह का पानी इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ग्रो हो रहे हैं। अगर आपने इस कुछ भी बनाने लगे हैं आप, चाहे वेजीज यूज़ करें चाहे फ्रूट्स इस्तेमाल करें, उनको साफ़ करने का सही तरीका क्या होगा। और दूसरा, आपने ड्रिंक्स के हवाले से डेफिनेटली बात की, चाहे वो कोई भी ड्रिंक्स हो, चाहे चाय ज़्यादा पीना हो या कोई भी और ड्रिंक्स हो, ऑल्टरनेटिव में कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि, जैसे आपने शिकंजी की बात की, उसके अलावा भी कोई ड्रिंक्स हैं जो कि इस्तेमाल? देखें, दुनिया पता क्या है, दुनिया वापस बैक जा रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं, आपने वेस्ट में देखा होगा ऑर्गेनिक फूड्स की बात हो रही है, केवमैन डाइट पे जा रही है। घर में फ्रूट्स उगाएं, विदाउट फर्टिलाइजर उगाएं, अपना पानी इस्तेमाल करें। किचन गार्डनिंग पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजर पानी आप अपनी आंखों के सामने इस्तेमाल करें, तो वो वाले इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान के गाँव में चले जाएं, वो जो हमारे खाले होते हैं वहां पे सब्जियां धोई जा रही होती हैं, हम लोगों ने खुद देखा। हम यही पाकिस्तान देखा, वो गाजरें हैं और वहीं पर वो मूलियां निकालते हैं, धो रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया में क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं इस तरह के। तो जो घर में आपकी जो भी पकाना है, अब सब्जियां जाहिर है हमारी खवातीन माएँ बहनें हैं, वो लेके आ जाती हैं मार्केट से, उनको तो नहीं पता कहाँ से आई हैं, कहाँ से धो के आई हैं। तो घर में प्रॉपरली उनको वॉश करना है, कुक करना है। लेकिन जो आपकी बात है ना, आपने कि दुनिया वापस आ रही है, एक तरफ हम कह रहे हैं हम चांद पे चले गए, दूसरी तरफ हम वापस अगर हम खाने पीने की बात करें तो हम स्टोनेज पे दोबारा जा रहे हैं, दोबारा से केवमैन डाइट पे आ रहे हैं, और उस पे आना भी पड़ेगा हमें। दिस इज द नीड ऑफ आवर। आतिफ भाई, मैं चाहूंगा कि इलेक्शंस की मुनासबत से कैंडिडेट्स के लिए, मेंबर्स के लिए, तमाम वो लोग जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि मुल्क का तीसरा बड़ा चैम्बर, उसके इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ पैगाम दीजिएगा। देखें, मेरा पैगाम यह है कि वोट आपका एक आईनी हक है। आप इसे कास्ट करते वक्त, जब आप वोट कास्ट, एक सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद चैम्बर्स के जो 4000 प्लस मेंबर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लास से हैं चाहे वो एसोसिएट क्लास से हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉर्पोरेट क्लास की वोटिंग है 15 सितंबर को, एसोसिएट क्लास की वोटिंग है 16 सितंबर को, सुबह 9 से 5 बजे तक वोटिंग टाइम है।
प्रॉक्सी हो नहीं सकती, जो वोटर लिस्ट में मेंबर है वही वोट कास्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैम्बर के मेंबर हैं और आप समझते हैं कि आप फैसलाबाद की बिजनेस तरक्की और इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। आज भी ऐसे कई ममालिक मौजूद हैं इस दुनिया पे जहां पे एक वोट से भी हुकूमत कायम है, तो अपना राइट जरूर इस्तेमाल कीजिए, वोट जरूर कास्ट कीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल का, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोलॉजी मदीना टीचिंग अस्पताल से आपका ताल्लुक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आतिफ मुनीर, आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फॉर द इलेक्शंस, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमारी दिल से यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक दफ़ा फिर से। यहाँ पर हमें इजाज़त दें आज के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा नाज़िर और मैं हूँ शराज भट्ट। तो जी हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।